अच्छा देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा देखो हम लोग का मार्जिनल कॉस्टिंग लगभग खत्म होने को आ गया। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मार्जिनल कॉस्टिंग और जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड है उसमें फर्क क्या था वो बोला था, लेकिन आज एक बार डिटेल्स में बताएंगे ताकि हम लोग इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है वो कर सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग ये वाला करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा लिख लो नोट, क्योंकि इस पे हो सकता है कि हमें थियोरेटिकली भी पूछ ले। ठीक है, तो लिखो एब्जॉर्प्शन हेडिंग करो और उसके बाद मार्जिन। एक सेकंड मुझे पेन नहीं चल। सबसे पहले हम लोग दो पॉइंट पढ़ेंगे, एक पीरियड कॉस्ट और एक होता है प्रोडक्ट कॉस्ट। तो पहले हेडिंग करो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग अब देखो हम लोग जो स्टार्टिंग में किए थे उसी के साथ कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि मार्जिनल कॉस्टिंग हमें क्या बताता है, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताता है कि अगर हम लोग एक भी यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट में क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट बोल के दो कॉस्ट होता है। ठीक है, एक होता है प्रोडक्ट कॉस्ट और एक होता है पीरियड कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो प्रोडक्ट कॉस्ट एंड एक ही साथ लिख दो एंड पीरियड कॉस्ट। ये दोनों का मतलब पहले समझना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसमें लिखो द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, द टेक्निक ऑफ marginal costing is based on the distinction between product cost and period cost. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो ओनली द वेरिएबल कॉस्ट are treated as the cost of products, cost of the products, while the fixed cost are treated as product cost which will be incurred during the period regardless of the volume of output, of the volume of output, volume of output. अच्छा पहले ये समझाते हैं, फिर यही वाला पॉइंट हम लोग एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। देखो क्या बोला है यहाँ पर, बोल रहा है कि द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक क्या है। अगर याद करें हम लोग पहले दिन ही जब पढ़ रहे थे कि मार्जिनल कॉस्टिंग हमें मेनली वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, ये फिक्स्ड कॉस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब किस बात पे लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करेगा, और अगर हमें प्रॉफिट पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस करते हैं। प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे पता करते हैं, ओनली क्या लगाना पड़ेगा, ओनली वेरिएबल कॉस्ट लेता है कौन, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। और अगर हमें प्रॉफिट पता करना है तो हम लोग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिर उससे माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, प्रॉफिट पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है,
The technique of marginal costing is based on the distinction between product cost and period cost. बोल रहे प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट को जैसे मार्जिनल कॉस्ट ट्रीट करता है उसी पे मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक भी डिपेंड कर रहा है. मतलब वो टेक्निक ही बना हुआ है पीरियड कॉस्ट और जो प्रोडक्ट कॉस्ट है इसको कैसे ट्रीट करते हैं उसके ऊपर. अब प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का मतलब देखो, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब जिस कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड कर पाएंगे, ठीक है. और पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पीरियड कॉस्ट का मतलब ऐसा कॉस्ट जो हम लोग टाइम बेसिस पे पे करते हैं. जैसे कि देखो रेंट का, डेप्रिशिएशन का, सैलरी, ठीक है, जो एक कोई टाइम बेसिस पे होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि नाम ही क्या है देखो, पीरियड कॉस्ट. मतलब बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट. सोच के देखो, जो पीरियड कॉस्ट है वो मेरा क्या आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है. लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट यानी देखो प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ये सब कॉस्ट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट, ठीक है. अब देखो क्या बोल रहा है, ओनली द वेरिएबल कॉस्ट आर ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. मार्जिनल कॉस्टिंग बोल रहा है हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही क्या मानेंगे, प्रोडक्ट का कॉस्ट मानेंगे. ये इसका टेक्निक है, ठीक है. while the fixed cost are treated as product cost. अभी मैंने बोला कि जो हम लोग का नहीं, while the fixed costs are treated as product cost which will be incurred during the period regardless of the volume of the output, ठीक है. और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, उसे हम लोग, ये पीरियड कॉस्ट होगा. एक सेकंड देखते हैं, मैंने गलत लिख दिया क्या. while the fixed costs are treated as period cost होना चाहिए. when the fixed costs are treated as, हाँ ये पीरियड कॉस्ट होगा ना, वही तो हम लोग समझ रहे हैं. ये प्रोडक्ट नहीं, इसको पीरियड करो नहीं तो गलत हो जाएगा. वही मुझे डाउट लगा, ये तो गलत हो गया. देखो जबकि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को क्या ट्रीट करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब अभी तो मैंने तुम लोग को बताया, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, पीरियड कॉस्ट. पीरियड वाइज दे रहा है, पीरियड वाइज जो भी कॉस्ट दे रहा है देखो सभी फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ रहा है. बोल रहा है कि जबकि हम लोग मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग बोल रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, पीरियड कॉस्ट विच विल बी इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट. बोल रहा है ये आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो तो हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता. मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग सीधा सा बात यही बोलना चाह रहा है कि जब हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉस्ट लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, जिसको यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है. और जो पीरियड कॉस्ट है यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं. लेकिन हम लोग को अगर प्रॉफिट निकालना है तो ऑब्वियसली हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करके ही प्रॉफिट निकालते हैं. ये मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक है. सबका अपना अपना जैसे टेक्निक होता है वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का अपना ये टेक्निक है कि वो प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट को कैसे ट्रीट करता है. इसी के बेसिस पे अभी हम लोग जो है प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे, जो 2 क्वेश्चन बाकी है ना उसी बेसिस पे होगा, ठीक है. अच्छा अब लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोल रहा है, अब हेडिंग करो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा. अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीरियड और प्रोडक्ट कॉस्ट को कैसे ट्रीट करता है. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब है इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड, both variable and fixed to operations, comma process of product, process of product. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जस्ट ऑपोजिट बोलता है. ये लोग बोलता है कि हमारा सिस्टम क्या है, हम लोग सारे कॉस्ट को लेंगे चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो. प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए हर तरीके का वेरिएबल फिक्स सभी कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करेंगे. लेकिन मार्जिनल बोल रहा है मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है. अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर और एक लाइन, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, in absorption costing the classification of expenses is based on functional basis.
whereas in marginal costing, whereas in marginal costing, it is based on the nature of expense. Nature of expense. देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर याद आ रहा है, हम लोग जब स्टार्टिंग में किए थे तो मैंने फंक्शनल बेसिस पे बताया था। अगर तुम लोग कॉपी में नोट डाउन किए होगे तो देखना, मैंने लिखवाया भी है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऐसा करके एक स्टेटमेंट मैंने बना के दिखाया था। ठीक है, देखो अगर लिखा हुआ है तो। फंक्शनल बेसिस बोला था और एक मैंने बोला था वेरिएबल, और ये फंक्शनल बेसिस में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है। देखो अगर नोट डाउन किए हो तो जरूर मिलेगा, लिखवाया तो है मैंने शॉर्टकट में, जिसको आज हम पूरा लिखवाएंगे। हाँ, कॉस्ट शीट जो है। हाँ, तो फंक्शन था ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री वाला, और उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हाँ, तो वहां पर मेरा फिक्स्ड वेरिएबल दोनों आता था। हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं करते थे, लेकिन उसी को जब मार्जिनल कॉस्टिंग में करते हैं तो हम लोग वेरिएबल को अलग और फिक्स्ड को अलग ट्रीट करते हैं। यहाँ पर देखो वही लिखा है, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस इज बेस्ड ऑन फंक्शनल बेसिस। फंक्शन का मतलब फैक्ट्री का काम, ऑफिस का काम और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम। ठीक है, वेयर एज इन मार्जिनल कॉस्टिंग इट इज बेस्ड ऑन द नेचर। नेचर का मतलब है कि इन द नेचर ऑफ फिक्स्ड या वेरिएबल। यहाँ पर नेचर का मतलब है इसका नेचर वॉल्यूम के साथ कैसा चेंज होता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम के साथ चेंज होता है आउटपुट के साथ तो वो वेरिएबल होगा, और आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता है तो वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो कॉस्ट का नेचर का मतलब वही फिक्स्ड वेरिएबल का बात हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग the fixed expenses are distributed over products on absorption costing basis, on absorption costing basis। मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हम लोग प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो मार्जिनल कॉस्टिंग बोल रहे हैं हम लोग नहीं करते हैं। अभी एक क्वेश्चन करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे करके होगा। अभी कंसेप्ट सुनते जाओ। तो बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रोडक्ट पे, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस पे। अब ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस क्या होता है, ये एक एस्टिमेटेड बेसिस होता है। ठीक है, एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। एस्टिमेटेड बेसिस का मतलब जैसे मान लो मेरा अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथली 2000 आता है, ठीक है, और मान लो कि हम जो है 100 यूनिट जो है यूज किए हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट कितना हो गया, 20 रुपीज करके। अब हम ये सोचेंगे इस मंथ का मेरा 2000 का खर्चा हुआ, तो हम नेक्स्ट मंथ का भी कितना सोचेंगे, 20 करके हो सकता है। ठीक है, यही सोचेंगे, क्योंकि देखो जब फैक्ट्री में काम होता है तो प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो गया। अब प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद जब फिनिश गुड्स रेडी हो जाएगा तो हम लोग बेचने के लिए सोचेंगे। ऐसा थोड़ी सोचेंगे जब इलेक्ट्रिक बिल आएगा फिर हम चेक करेंगे कितना है, फिर उसको प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि वो भी तो मुझे कस्टमर से निकालना है। तो क्या तब तक मुझे वेट करना चाहिए, ऑब्वियसली नॉट। पूरा प्रोडक्शन हो जाएगा फिर उसके बाद बिल आएगा तब क्या हम पे करेंगे, नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड वे में तो मुझे अपना प्रोडक्ट का प्राइस ऐड करना पड़ेगा, उसमें मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, मेरा प्री डिटरमाइंड बेसिस पे। अगर पहले ऐसा हुआ था कि मेरा 20 रुपीज पर यूनिट पे खर्चा आता था, ठीक है, तो अभी भी उतना ही हो सकता है। इस एजम्पशन पे हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिट प्रोडक्ट पे कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐड कर सकते हैं, 20 रुपीज। अब अगर मेरा इससे ज्यादा या कम हो गया, ठीक है, अगर मेरा इससे ज्यादा या कम, मतलब अगर मैंने सोचा था 2000 का बिल नेक्स्ट मंथ भी आएगा, मान लो नेक्स्ट मंथ मेरा कुछ और बिल आ गया, ठीक है, ज्यादा या कम, तो मेरा जो रेट है वो गलत ऐड हो सकता है। मतलब या तो कम ऐड हो सकता है या तो ज्यादा ऐड हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन। इसका एक क्वेश्चन तुम लोगों ने देखा होगा, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके क्वेश्चन था ना, सोचा था इतना प्रोडक्शन करेंगे, कर दिया इतना प्रोडक्शन, ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन, यही वाला, यही पर था क्वेश्चन। ठीक है, वहां पर ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या था, क्या सोचा था और क्या हुआ। उसमें मैंने सोचा था मेरा इस महीने का 20,000 का इनकम हो गया 25,000,
तो मेरे लिए वो अच्छा है। लेकिन मैंने सोचा था 20,000 हुआ 15,000, तो मेरे लिए क्या हो गया, खराब हो गया। उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस का मतलब है कि मुझे प्रोडक्ट के कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट को भी एब्जॉर्प्शन करवाना है, लेकिन वो कौन से बेसिस पे करवाएंगे, प्री डिटरमाइंड बेसिस पे। और ऐसे करते हुए हो सकता है कि मैंने कम या ज्यादा ऐड कर दिया हो। अगर सही सही ऐड करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर कम कर दिया तो लॉस, अगर ज्यादा कर दिया तो प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस का मतलब होता है किसी एक बेसिस पे अपने फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट पे एब्जॉर्ब करवाना। अभी हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा कैसे करके होगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हमें एक जो है ओवरव्यू मिल गया कि मार्जिनल और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो पीरियड और प्रोडक्ट कॉस्ट को कैसे ट्रीट करती है। ठीक है, अच्छा, अब इसी बेसिस पे हम लोग इस पे एक डिफरेंस भी देखेंगे। देखो, लिखो, इधर लिखो मार्जिनल कॉस्टिंग, टी शेप में लिखो, और यहां पर लिखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये कंक्लूजन भी हमें पता चल जाएगा, डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो अब डिफरेंस लिखेंगे ना, ये हमें कंक्लूजन जैसा भी काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होगा, ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड ऑफ प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही लगाएंगे तो वो प्रोडक्ट से जो स्टॉक बनेगा, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक बने चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक बने, तो उसमें भी मेरा क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट ही आएगा। अगर हम बोल रहे हैं मेरे प्रोडक्ट में मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऐड करना है, ठीक है, तो फिर मेरा जो प्रोडक्ट कॉस्ट बना उसमें से जो प्रोडक्ट बच जाएगा, चाहे वो क्लोजिंग में है तो नेक्स्ट ईयर वो ओपनिंग हो जाएगा, तो वो इन्वेंट्री भी किस वैल्यू में आना चाहिए, ओनली वेरिएबल कॉस्ट में आना चाहिए। लेकिन एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें तो हम लोग दोनों कॉस्ट को लेंगे बोल रहे हैं। तो यहां पर लिखो बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, both fixed and variable cost are considered for costing of product and inventory, for costing of product and inventory। क्योंकि यहाँ पर हम लोग दोनों तरीके के कॉस्ट को कंसीडर करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट में, तो प्रोडक्ट बनने के बाद उसमें से जितना भी मेरा इन्वेंट्री होगा, चाहे क्लोजिंग हो चाहे ओपनिंग हो, उसमें भी मेरा फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट में लिखो फिक्स्ड कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कंसिडर करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज पीरियड कॉस्ट। इसको हम लोग पीरियड कॉस्ट मानते हैं यहाँ पर, लेकिन इस पे हम लोग क्या मानते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड कॉस्ट को भी हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड cost are considered as period cost, and they have to charge PPI. कौन सा ये पीरियड कॉस्ट है, जिसमें प्रोडक्ट में इस्तेमाल पीएल में ही जाएगा, ये कितना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट निकलता है, तभी तो हम लोग लास्ट में फिक्स्ड कॉस्ट लेस करके ही तो प्रॉफिट निकालते हैं। इसको इसे आगे जोड़ के चार्ज। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट आर चार्ज्ड, इसमें लिखो फिक्स्ड कॉस्ट आर चार्ज्ड टू प्रोडक्शन। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट लेकिन प्रोडक्शन के कॉस्ट में, यानी प्रोडक्ट के साथ मर्ज हो जाएगा, प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा, इस वाले टेक्निक में, एब्जॉर्प्शन वाले। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग अपना परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट बेसिस पे, यानी पीवी रेशियो से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट इज जज बाई पीवी रेशियो। और यहां पर जैसे बोल रहे थे कि ये वाला हम लोग का कैसे जज होगा, पीएल स्टेटमेंट से। लिखो परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट इज जज बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है,
नेट प्रॉफिट से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया वो हमारे लिए कितना बेनिफिट दे रहा है, मतलब कितना प्रॉफिट वगैरह दे रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट से पता करते हैं, यहाँ पर कैसे पता करते हैं, कंट्रीब्यूशन से पता करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट लिखेंगे, द डिफरेंस इन the value of opening and closing, the value of opening and closing stock do not affect unit cost of production, unit cost of production। समझा देते, ये वाला क्या लास्ट इधर लिखेंगे, the difference in value of opening and closing stock, value of opening and closing stock affect the unit cost of production due to impact of related fixed cost, impact of related फिक्स्ड कॉस्ट। ये पॉइंट समझ में तभी आएगा जब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, वहां पर हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कैसे एक यूनिट पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। एक कोई कॉस्ट में लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट कोई का मार्जिनल कॉस्ट विल बी मोर देन दैट कॉस्ट। अच्छा सुन रहे, एक मिनट, हाँ बोलो प्रिया, কি বলছো? ভ্যালু অফ তারপরে কি লিখেছেন? ভ্যালু অফ ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং স্টক। हाँ बोलो बोलो गोपाल। अगर मार्जिनल कॉस्ट में तो कुछ कॉस्ट को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसका हमको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट दिखेगा वो प्रॉफिट डालना होगा। प्रॉफिट के लिए लगाएंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे। मतलब जब प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं, प्रॉफिट निकालने के लिए तो हमें टोटल कॉस्ट ही लेस करना, ठीक है। अभी क्वेश्चन करने से समझ में आएगा डिफरेंस क्या होगा। एक बार फॉर्मेट लिखाते हैं, एक क्वेश्चन करोगे तो डिफरेंस समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, नहीं करने से ना नहीं समझ में आएगा। एग्जाम में क्या डिफरेंस पूछे तो पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं होता, थियोरेटिकली भी तो आता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आता है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, तुम लोग को फॉर्मेट लिखवाते हैं, ठीक है। तो एक साइड एब्जॉर्प्शन, एक साइड मार्जिनल, अगर कॉपी के दोनों साइड दोनों लिख सकते हो तो लिखो, कंपेयर करने में आसान होगा। और अगर नहीं लिख पाते हो तो नीचे नीचे लिखोगे, मतलब दोनों साइड लिखोगे तो भी चलेगा, अगर लिख पाते हो उतना जगह है कॉपी में, अगर नहीं है तो फिर नीचे नीचे लिखना। हम दोनों साइड लिख रहे हैं ताकि कंपेयर करके दिखा पाए। तुम लोग अगर नीचे नीचे भी लिखोगे चलेगा, मुझे समझाने के लिए दोनों साइड लिखने से मेरे लिए बेटर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जब हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक यूज करेंगे तो हम लोग का स्टेटमेंट कैसे बनेगा, और अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करेंगे तो हम लोग का टेक्निक कैसे बनेगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज करेंगे तो हम लोग का स्टेटमेंट कैसे बनेगा। ये बेसिकली हम लोग क्या स्टेटमेंट बना रहे हैं पता है, प्रॉफिट का स्टेटमेंट बना रहे, मतलब पीएल जो बनाते हैं ना, ट्रेडिंग पीएल, उसी को स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाएंगे। अगर एब्जॉर्प्शन मेथड यूज करते हैं तो कैसा बनेगा, अगर मार्जिनल मेथड यूज करते हैं तो कैसा बनेगा, ठीक है। अब मैंने अभी क्या बोला, हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सेल्स, ठीक है। सबसे पहले लिखो सेल्स। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो सेल से हम लोग क्या क्या लेस करेंगे, सेल से हम लोग हर तरीके का कॉस्ट को लेस करेंगे, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, हर तरीके का कॉस्ट हम लोग का क्या बनेगा, प्रोडक्ट कॉस्ट बनेगा, ठीक है। तो हम ये सेल्स के नीचे लिख दिया मैंने ऐसे करके प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब हम लोग कौन सा मेथड करें, देखो अभी मैंने जो जो पॉइंट बोला उसके हिसाब से तुम लोग सोचो तो खुद ही लिख पाओगे। प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, वेरिएबल फिक्स दोनों तरीके का कॉस्ट आएगा। अब जैसे वेरिएबल में लिखते हैं, देखो डायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है, ये वेरिएबल होता है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, ये भी वेरिएबल होता है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अगर कुछ है तो मैन्युफैक्चरिंग
ओवरहेड अगर कुछ है तो वो, और अगर फिक्स्ड भी कुछ है तो वो भी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखवाया। देखो हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जो कि स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने सेल्स लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट में मेरा क्या क्या आ गया है, देखो जैसे कि मैंने बोला एब्जॉर्प्शन हम लोग का फिक्स्ड को भी कंसिडर करेगा और वेरिएबल को भी कंसिडर कर लेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये कॉस्ट ऐड होने के बाद टोटल करके क्या आएगा बोलो, ये सब ऐड होने के बाद टोटल में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब ये सेल्स को थोड़ा आउटर में लिखने से बेटर होता। ये जो है ना, मतलब ये लेस करके बाद में प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसे करके लिख सकते। ठीक है, ये सेल्स, ये टोटल करके आ गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा वैसा ही प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स्ड वेरिएबल दोनों आ गया। अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, देखो जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हो तो प्रॉफिट पता करने के लिए, तो यहाँ पर भी ओपनिंग स्टॉक क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पर ऐड करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग फिनिश्ड गुड्स ही तो सेल कर सकते हैं ना, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, F.G लिख दिया मैंने, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो प्रीवियस ईयर का होगा। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमेशा प्रीवियस ईयर का होता है, तो ब्रैकेट में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अच्छा हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, देखो तुम लोग लिखो प्रीवियस बेसिस, प्रीवियस ईयर का लिख देते। ठीक है, ये इतना ही जगह मिल रहा है मुझे, प्रीवियस ईयर बेसिस पे होगा। अच्छा, फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, और ये कौन से बेसिस पे होता है, ये होता है प्रोराटा बेसिस। हम बता देंगे प्रोराटा बेसिस का मतलब क्या है, अभी एक क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा। प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा का मतलब वही प्रोपोर्शनेट करके। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का लेस हो जाएगा। तो ये करने के बाद हमें क्या मिलता है, अगर ट्रेडिंग का सोचो, हम लोग ने इतना प्रोडक्शन किया, हम लोग के पास इतना ओपनिंग स्टॉक में था और अभी क्लोजिंग स्टॉक में इतना बचा हुआ है, तो ये ऐड करने के बाद, जैसे मान लो मैंने 1000 यूनिट बनाया, मेरे पास पहले से 100 यूनिट था, अब मेरे पास सिर्फ 300 यूनिट बचा हुआ है, तो ये लेस करने के बाद मेरे पास टोटल कितना यूनिट था, 1100, उसमें से अभी 300 बचा हुआ है, तो बाकी कहाँ चला गया, सेल हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि हम लोग सारा डेटा तो कॉस्ट में लिख रहे हैं। तो जो सेल तो नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट लगा के करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जैसे डेटा लिखा है वहां पर हमें क्या मिलेगा, जो यूनिट बेच दी उसका सेल प्राइस नहीं मिलेगा, उसका क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही आ जाएगा, मतलब एंड फिक्स्ड बोल सकते हो, वेरिएबल एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ADOH लिख दिया है मैंने। ठीक है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्योंकि देखो ये नेक्स्ट हमारा कौन सा फंक्शनल जो है अप्रोच लगेगा, फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन हो गया, फैक्ट्री के बाद क्या होता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे नॉर्मल कोई भी बिजनेस में होगा। तो वेरिएबल का भी आ जाएगा, फिक्स्ड का भी आ जाएगा, मैंने दोनों को साथ ही साथ लिख दिया। और ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पर वेरिएबल एंड फिक्स्ड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल एंड फिक्स्ड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, OH जो है ओवरहेड के लिए है, और SD का मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, AD का मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये AD का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, AD का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, SD का मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये तो प्रोडक्शन का कॉस्ट, अब प्रोडक्शन के कॉस्ट में तो हमें ऑफिस का खर्चा भी ऐड करना पड़ेगा और एडवर्टाइजमेंट वगैरह यानी सेलिंग का भी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये आ गया।
अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग का अंडर एब्सॉर्प्शन हुआ है, जो हम अभी समझा रहे थे कि जब हम लोग ऐड करने गए हमारा कम या ज्यादा खर्चा अगर ऐड हो गया, अगर अंडर एब्सॉर्प्शन किया है तो ऐड करेंगे, और अगर हम लोग का ओवर एब्सॉर्प्शन हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस। ठीक है, ऐड करो अंडर एब्सॉर्प्शन और लेस करना पड़ेगा ओवर एब्सॉर्प्शन। यहाँ जगह नहीं बचा, अच्छा यहाँ हम लिख दें ओवर, नहीं तो यहाँ पर ओवर एब्जॉर्प्शन, ये देखो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन दोनों चीज लिखना है, और ये यहाँ पर हो जाएगा क्लोज। ठीक है, देखो थोड़ा सा मेरा यहाँ पर जगह कम हो गया, थोड़ा ऊपर लिखने से बेटर होता, जगह था लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया। तो लास्ट वाला हम देखो तुम लोग को बता देते हैं मैंने क्या लिखा है। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर नहीं दिख रहा है तो प्लस अंडर एब्जॉर्प्शन, फिर लेस कर दिया है ओवर एब्जॉर्प्शन, और ये वाला स्टेटमेंट मैंने क्लोज कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा शायद देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम बता दे रहे हैं, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स ये वाला, उसके बाद अंडर एब्जॉर्प्शन, ऐड और लेस ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और ये लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोग का हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में लिखो, अब लिखने से ही पता चलेगा कि डिफरेंस हम लोग का कैसा आ रहा है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में लिखो सेल्स, उसमें भी पहले सेल्स तो लिखना ही पड़ेगा, सेल्स। फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन सा लेंगे, देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, प्रोडक्ट कॉस्ट में वेरिएबल फिक्स दोनों ही लिखा था, यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या लिखेंगे, वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट। इसको लिख ही दो नाम ऐसे कि हम लोग वेरिएबल आइटम ही लेंगे, तो वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट। यहाँ प्रोडक्ट कॉस्ट ओनली वेरिएबल पार्ट वाला ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। अच्छा, वेरिएबल में क्या क्या आ सकता है, डायरेक्ट मेटेरियल, देखो इसको ये वेरिएबल ही होता है, ये कभी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और यहाँ पर देखो एब्सॉर्प्शन में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर भी था, और साथ था वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भी यहाँ पर आएगा, सिर्फ फिक्स वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल के ट्रीट करता है। अब ऐड करके हम लोग क्या लिखेंगे पता है, ऐड करके हम लोग लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानेंगे, क्योंकि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से बना हुआ है, तो इसके आगे वेरिएबल वाला लैंग्वेज ऐड कर दो, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग वही ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ऐड करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और ब्रैकेट में लिख दो वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन करने से समझ में आएगा। अभी लिख लो ब्रैकेट में वेरिएबल कॉस्ट, ये भी प्रीवियस पीरियड का ही होगा, ओपनिंग मतलब तो प्रीवियस वाला ही होगा, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये वाला माइनस करके लिख दो क्लोजिंग स्टॉक का बात, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी हमें वेरिएबल के अकॉर्डिंग ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये सब एडलेस करने के बाद जो आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे यहाँ पर क्या बोले थे कॉस्ट ऑफ ये सॉरी सीओजीएस। ठीक है, यहाँ पर भी सीओजीएस, लेकिन उसके आगे ऐड कर दो लैंग्वेज वेरिएबल, वेरिएबल सीओजीएस। ठीक है, वेरिएबल सीओजीएस मतलब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अच्छा अब ऐड करेंगे वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऐड करेंगे वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर ये आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये सब मिलके आ जाता है हम लोग का टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा अब अगर सेल से ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं, सेल से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन।
वही तो हम लोग कर रहे थे ना। ये देखो, ये जो मैंने ये व्हाइट कलर से सेल्स लिखा है, इससे अगर हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो कि कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? यहाँ ब्रैकेट देके लिख दो क्योंकि मेरा वहां पर जगह नहीं बचा। ऐसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके आएगा। ठीक है, ये हम लोग को पता भी है। तो जब तुम लोग लिखोगे सेल्स को थोड़ा आउटर में लिखना, वेरिएबल कॉस्ट इनर कॉल मतलब टोटल को आउटर में करना, फिर लेस करके कंट्रीब्यूशन दिख जाएगा हम लोग को। वो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा कर लेंगे, इधर मेरा जगह नहीं था, मैंने उसको हटाया नहीं इसीलिए। अच्छा, अब लेस करेंगे। अब प्रॉफिट पता करना है क्योंकि हम क्या बनवा रहे हैं? पीएल स्टेटमेंट बनवा रहे हैं। ठीक है, लिखो ऑल फिक्स्ड कॉस्ट। अब जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट है सबको लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया हम लोग का नेट प्रॉफिट। ये तो हम लोग सीखे ही हैं, ऐसा ही तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन में। जितना भी हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन किया, हर जगह पे अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम लोगों ने कैसे किया? वेरिएबल कॉस्ट को सब टोटल कर लिया, फिर कंट्रीब्यूशन निकाला, फिर उससे फिक्स कॉस्ट निकाला, या फिर सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, एक ही बात है। कंट्रीब्यूशन लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसका कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन लिखते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने सेम चीज किया, लेकिन देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि कॉस्ट में, प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट को लिया, लेकिन यहाँ पर अलग से लिया है। ठीक है, अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा उसको समझने के लिए हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन। देखो ये वाला 14th नंबर वाला, देखो क्या बोला है। बोल रहा है कि वंडर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए सिंगल प्रोडक्ट जेस्ट। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम है वंडर लिमिटेड। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर करती है सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है? जेस्ट है। ठीक है, द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू जेस्ट फॉर ए 1 ईयर पीरियड। तो इस प्रोडक्ट का 1 ईयर का डिटेल्स हमें दिया हुआ है। देखो एक्टिविटी लेवल 50%, 100%। एक्टिविटी लेवल का मतलब है कि जितना ये लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो 50% कैपेसिटी पे करने से कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं? 400 यूनिट। और अगर 100% कैपेसिटी यूज करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। देखो अगर कोई 50% में 400 यूनिट बनाता है तो 100% में उसका डबल बनाएगा, तो 800 यूनिट। ठीक है, ये सेल्स भी है, प्रोडक्शन भी है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर सेल्स का वैल्यू दे दिया है, तो मुझे बोल सकते हो एक एक यूनिट कितना करके सेल होता होगा? 200 या 2000? 2000 होगा ना, 8 लाख है। देखो यहाँ डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 400। और यहाँ भी डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 800। अब प्रोडक्ट जब एक ही है, सेलिंग प्राइस तो एक ही होगा, उसमें थोड़ी ना चेंजेस होगा। तो ये भी कितना आ जाएगा? 2000। ये भी कितना आ गया? 2000। अब देखो प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल फिक्स्ड अलग अलग करके दिया है। बोल रहा है कि वेरिएबल का इतना खर्चा है 50% कैपेसिटी में, इसका देखो डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 50% 400 यूनिट बना रहे हो, 400 यूनिट पे अगर 3,20,000 है तो 800 पे कितना होगा? तो बोलो पर यूनिट का खर्चा कितना है? अगर 3,20,000 400 यूनिट पे है तो एक एक यूनिट का खर्चा कितना है? डिवाइडेड बाय 400 करने से ही आएगा 8,000। देखो 8,000, तो 8,000 इंटू 800 करो, मतलब एक यूनिट का 8,000, तो 800 यूनिट का कितना होगा? अच्छा 800 होगा, चलो ठीक है। 800 इंटू 800 कितना हो जाएगा? 6,40,000। क्योंकि हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होता है, तो 800 फिक्स्ड है। अब 800 पे 800 यूनिट बनाओगे तो 6,40,000 होगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमें पढ़ के समझ लेना चाहिए कि कैसे बना है। लेकिन देखो फिक्स्ड में कोई चेंजेस नहीं। क्यों होगा? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारे यूनिट चेंज के साथ चेंज नहीं होता है। हम लोग 50% बनाए या 100% बनाए, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 1,60,000 रहेगा। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में देखो वेरिएबल कितना बोला है? 1,60,000। इसको डिवाइडेड बाय 400 करते हैं क्योंकि ये हम लोग का 50% कैपेसिटी पे है, तो कितना होता है? 400। 400, तो 800 यूनिट बनाने से कितना होगा? 3,20,000। हाँ 400 करके ही होगा। 400 इंटू 800 कितना हो जाएगा? 3,20,000। अब फिक्स देखो यहाँ भी जितना है यहाँ भी उतना ही रहेगा क्योंकि चेंज तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं बोला क्या। बोल रहा है द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800 यूनिट। मतलब ये लोग नॉर्मली कितना प्रोडक्शन करते हैं? 800 यूनिट। मतलब कितना कैपेसिटी यूज करते हैं? 100%। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हमें पीरियड वाइज चार्ज करना है तो बोल रहा है कि कैसे चार्ज होता है? एक ही जैसा थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, एंड एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट आर सेम एज बजटेड। बोल रहा है कि बजटेड, क्योंकि मैंने बोला था ना फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का क्या होता है? एजम्पशन बेसिस, एस्टिमेटेड बेसिस पे हो सकता है।
देखो बोल रहा है कि एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट और सेम एज बजटेड। एक्चुअली जो हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट सोचा था और बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों हम लोग का क्या है, सेम है, ठीक है। देयर वेर नो स्टॉक ऑफ जेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब कुछ ओपनिंग स्टॉक हम लोगों का नहीं है इसमें, ठीक है, बिगिनिंग का कोई स्टॉक नहीं है। इन द फर्स्ट क्वार्टर 220 यूनिट वेर प्रोड्यूस्ड एंड 160 यूनिट वेर सोल्ड। बोल रहा है कि पहले क्वार्टर में, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, पूरे 1 ईयर को अगर हम लोग डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स को अगर डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स ऐसे करके क्वार्टर होता है, ठीक है। तो पहला क्वार्टर मतलब पहले 3 मंथ्स में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 220 यूनिट, और सेल कितना हुआ 160। तो बोलो क्लोजिंग स्टॉक होगा कि नहीं होगा, होगा। कितना होगा, माइनस करो, माइनस करने से कितना होगा 60, तो 60 होगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक तो हमें क्वेश्चन में बोलेगा तो ही पता चलेगा, या फिर ऐसा कोई डिटेल्स देना चाहिए जिससे पता चलता है, लेकिन यहाँ क्लियरली बोलती है ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें बोला है कंप्यूट द फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्सॉर्ब्ड बाय जेस्ट इफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड। बोल रहा है कि अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कितना एब्जॉर्ब होगा वो बताना है। कैलकुलेट द अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स ड्यूरिंग द पीरियड, प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। मतलब बेसिकली अगर हम लोग 2 स्टेटमेंट बना ले तो हमें सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यही 2 स्टेटमेंट को बना लेंगे अभी जो हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो लिखो, स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करो। देखो यहाँ पर, अच्छा पहले ये वाला निकाल ले, ये वाला कंप्यूट द, इसको अलग से निकाल के दिखा देते हैं, देखो कैसे होगा। ये 18, सॉरी ये 18 बोल रहे, क्या बोलते हैं इसे, पहले ए वाला, ठीक है। 17 ना कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छा 14 का ए, ठीक है। लिखो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। पहले यही पूछा है, देखो कंप्यूट द फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्सॉर्ब्ड बाय जेस्ट। अब एब्सॉर्ब कहाँ करवाना है, प्रोडक्ट में करवाना है, ठीक है। अच्छा देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा, बजटेड प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट इज, तो देखो बजटेड प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हम लोग का, चेक करते हैं। बजटेड प्रोडक्शन वाला बोल रहे हैं, ठीक है, कितना है 1,60,000, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं 1,60,000, और बजटेड आउटपुट कितना है, बजटेड आउटपुट, ठीक है 800। हमें हमेशा नॉर्मल एक्टिविटी लेवल पे जो आउटपुट होता है वही हमें बजटेड आउटपुट लेना है। नॉर्मली जो प्रोडक्शन कर सकते हैं वही हम लोग बजट बना सकते हैं, उससे कम बना सकते हैं, उससे ज्यादा का तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो बजटेड आउटपुट का मतलब क्या लेना पड़ेगा, हम लिखवा भी देते हैं यहाँ पर, देखो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल आउट, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल यूनिट दैट इज 800 यूनिट, ठीक है। बजटेड आउटपुट का मतलब 800 यूनिट हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे एब्सॉर्प्शन रेट, निकालो एब्सॉर्प्शन रेट। एब्सॉर्प्शन रेट का मतलब है कि ये 1,60,000 हम लोग इतने यूनिट पे कैसे चार्ज करें, ठीक है। तो कितना करके पर यूनिट पे चार्ज करेंगे उसी को बोलते हैं एब्सॉर्प्शन रेट। हाँ, ₹200 पर यूनिट करके हम लोग को चार्ज करना पड़ेगा प्रोडक्ट में, ठीक है। अच्छा अब फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखो कि ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट absorbed by chest would be, देखो हम लोगों ने पहले से सोच रखा है कि जितना यूनिट बनाएंगे उसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितना करके लगाएंगे, 200 पर यूनिट करके। और हम लोगों ने है चेक करो
देखो 220 यूनिट प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो हम लोग 220 पे भी कितना चार्ज करने का सोचेंगे, जितना पहले से डिसाइड कर रखा था, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला एग्जांपल दिया, तो एट द रेट ऑफ 200 करके, तो हम लोग का कितना एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है 44,000, तो रुपीस हो जाएगा रुपीस 44,000, ठीक है, इतना हमें एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि एब्जॉर्ब कितना होगा, तो कैसे निकालना पड़ेगा, देखो हमें पूछा था कि प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब बाय जीएसटी लिमिटेड, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में एब्जॉर्ब क्या करवाना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखो कि प्रोडक्शन कॉस्ट का फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट का फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, क्वेश्चन हमें बता दिया है कितना 1,60,000, ठीक है। अब ये 1,60,000 कितने यूनिट के लिए होता है, हमेशा बजटेड पे निकालना पड़ता है, और बजटेड का मतलब क्या है, यहाँ पर बोल दिया है, देखो कितना नॉर्मल एक्टिविटी लेवल पे जो मेरा आउटपुट होता है उसी को बजटेड माना जाता है, ये मैंने लिखवा दिया, ये याद रखना है। तो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल पे जो आउटपुट है वही मेरा बजटेड होगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम एक एक यूनिट पे हम लोग 200 पर यूनिट करके कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे 220 यूनिट पे हम लोगों ने कितना एब्जॉर्ब करवा दिया है 44,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर ओवर का बोला होगा, हाँ ये देखो, ये जो एब्जॉर्प्शन करवाया ये हम लोगों ने कम किया कि ज्यादा, उसको चेक करने बोल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर बी लिखो, लिखो अंडर और ओवर रिकवरी या एब्जॉर्प्शन बोल सकते हो, रिकवरी ऑफ ओवरहेड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। अच्छा ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, देखो हम लोगों ने एब्जॉर्ब कितना करवा दिया है 44,000, लेकिन हम लोगों को कितना खर्चा आया है वो देखो, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, मतलब मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने तो एक एस्टिमेट करके सोच लिया कि पिछले बार इतना होगा तो इस बार भी इतना होगा, लेकिन इस बार अगर कुछ चेंज आ गया है तो मेरा खराब हुआ कि अच्छा, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, तो एक्चुअल कितना हुआ है वो लिखेंगे, वो तो हमें क्वेश्चन बताएगा। ये देखो एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, कितना होगा, कैसे निकालोगे, देखो टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअली कितना हुआ है इस बार भी 800 यूनिट के लिए 1,60,000 था, और ये हम लोगों का कितना है 1,60,000 ही तो है, एक्चुअल वाला भी तो 1,60,000 है, ये देखो यहाँ पर बोला है फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट आर सेम एज बजटेड। तो अगर पहले 1,60,000 था तो अभी भी कितना है, बजट के हिसाब से सेम बोल रहा है, तो 1,60,000 है, लेकिन 1,60,000 पूरे 1 ईयर का है, मुझे कंपेयर करना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस, क्योंकि ये 220 तो मेरा क्वार्टर बेसिस है, तो हम 160 के साथ तो और 44,000 का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक क्वार्टर के प्रोडक्शन का फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अगर 1,60,000 मेरा पूरे साल भर का है तो एक क्वार्टर का कैसे निकालेंगे, हाँ इंटू 1/4 या डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली खर्चा कितना हुआ है 44,000, और मैंने एब्जॉर्ब कितना करवा दिया है, एब्जॉर्ब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना करवाया है, मैंने तो पहले 200 सोचा था, 200 के बेसिस पे 220 यूनिट पे कितना लगा दिया है 44,000, ठीक है। तो 40,000 हुआ है मेरा खर्चा एक्चुअली, लेकिन मैंने कितना लगा दिया है 44,000, तो ये जो 4,000 का डिफरेंस आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोगों ने एक्स्ट्रा रिकवर कर दिया, हमें मैक्सिमम कितना रिकवर करने से ही काम हो जाता है 40,000, मतलब प्रोडक्ट में मैक्सिमम 40,000 चार्ज करना चाहिए था, हम लोगों ने कर दिया है कितना 44,000, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ओवर रिकवरी, ठीक है। हम लोग को पूछा था कि बताओ ओवर और अंडर रिकवरी कितना है, ठीक है, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया ओवर और अंडर रिकवरी कितना है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अब थर्ड में हमें प्रॉफिट पूछा है, दोनों टेक्निक से, तो हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा स्टेटमेंट, थर्ड और फोर्थ दोनों हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बताओ और जो है मार्जिनल कॉस्टिंग से, ठीक है, एक एक करके करते हैं। प्रॉफिट हमें बताना मतलब ये प्रिपेयर करके देना है तुम लोग को, ये दो स्टेटमेंट बनाए, ये दो स्टेटमेंट बनाने से सी और डी का आंसर मिलेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अच्छा इसमें लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा सेल्स, ठीक है, सेल्स कितना यूनिट सेल हुआ है देखो 220 यूनिट फर्स्ट क्वार्टर में, और एक एक यूनिट प्राइस निकाला था ना हम लोगों ने, कितना था
नहीं, सेल 220 नहीं हुआ है, सेल प्रोड्यूस 220 हुआ है, 160 बेचा है, ठीक है। तो 160 और प्राइस कितना था यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था ना अभी डिवाइड करके, 8 लाख डिवाइडेड बाय 400, 2000, ठीक है। तो 2000 लेना पड़ेगा, तो 160 यूनिट एट द रेट ऑफ 2000, ठीक है। और 2000 कैसे आएगा वो डिवाइड करने से हमें पता चल जाएगा। तो कितना होता है 3 लाख 20 या 32 लाख हो रहा है, 3,20,000। अच्छा, ये हम लोग का सेल्स हो गया। अच्छा, अब लेस क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट पता करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या लेंगे, एब्सॉर्प्शन मेथड कर रहे हैं, फिक्स्ड वेरिएबल सब कुछ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं खर्चा कहां पर दिखेगा। ये देखो, ये स्टेटमेंट में दे रखा है, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल कितना दिया है 3,20,000, लेकिन ये कितने यूनिट के लिए दिया है, ये तो 400 यूनिट के लिए दिया है। तो पर यूनिट का कितना आया था 800 या 8,000 कुछ एक आया था ना, 800। तो उस बेसिस पे कितने पे लगाएंगे, जितना यूनिट प्रोड्यूस किए हैं फर्स्ट क्वार्टर में कितना 220। अब 160 पे नहीं लगाएंगे, 160 तो मेरा सेल वैल्यू निकला क्योंकि मैंने 160 बेचा, लेकिन प्रोडक्शन कितना यूनिट किया 220, तो प्रोडक्शन का खर्चा तो 220 पे लगा है, तो वही लगाना पड़ेगा। जैसे तुम लोग ट्रेडिंग बनाते हो तो परचेस अगर 1000 यूनिट करते हो और सेल अगर मान लो उसमें से 800 हुआ, तो 800 का ही लिखते हो, परचेस जितने का है उतने का ही लिखते हो। यहाँ परचेस नहीं कर रहे हम लोग, स्टॉक खुद से बना रहे हैं, तो जितना बनाएंगे उतना ही लिखेंगे। तो कितना यूनिट बना रहे 220, खर्चा 220 पे लगेगा, और 220 यूनिट पे हम लोग का वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट का वेरिएबल। अच्छा, कैसे लिखेंगे, 220 यूनिट एट द रेट ऑफ जितना आ रहा है, कितना आ रहा है 800, एट द रेट ऑफ 800 करके आया। 800 कैसे आएगा ये, लेकिन तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, ये देखो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया ना, ये डिवाइड करके आ जाएगा, ठीक है 400 से, तो 800। अच्छा, अब हम लोग का ये कितना आ रहा है, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, 3,20,000 के नीचे नहीं लिखना है, ठीक है, 1,76,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें फिक्स्ड वाला भी लेंगे, क्योंकि हम लोग तो एब्जॉर्प्शन मेथड कर रहे हैं ना, तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब। अच्छा, कैसे एब्जॉर्ब करवाएंगे, जितना यूनिट बना रहे हैं एट द रेट ऑफ क्या होगा, एट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, पर यूनिट, तो इनटू कितना करना पड़ेगा 200 पर यूनिट, तो कितना आ जाएगा वही हम लोग का 44,000, ठीक है। अच्छा, ये टोटल कर लो, टोटल करने से कितना होगा, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट लास्ट में लेस करेंगे, अभी हम लोग ये सब का टोटल कर रहे हैं, कितना आ रहा है 2,20,000, ठीक है, 2,20,000। ये हम लोग का आ गया जो है प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, ये तो जैसे तुम लोग परचेस लिखते हो वो निकल गया, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ है तो वो भी लेना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या ओपनिंग स्टॉक था, देखो क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया था कि कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो लिखने का जरूरत भी नहीं है। और अगर लिख दिए हो तो फिर ऐसे ब्लैंक रख दो, ठीक है। ऐसे अगर कोई लिख दिए हो तो हम उनके लिए बता रहे, तो तुम लोग अगर लिख दिए हो कोई बात नहीं, ऐसे रख दो। अच्छा, लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ये वाला चीज समझने वाला है। देखो हम लोग का टोटल कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ 2,20,000 यूनिट, ये कितने यूनिट के लिए हुआ है 220 यूनिट के लिए, ठीक है। तो एक एक यूनिट के लिए कितना हुआ होगा 100 या 1000, क्या हो रहा है, ऐसे ही कुछ होगा, डिवाइड करने से पता चलेगा। हाँ 60 यूनिट्स का ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, 60 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट कितना है, वही तो निकालना है, पहले पर यूनिट निकालो, 60,000 होगा। ये देखो 2,20,000 रुपीज का खर्चा हुआ है कितना यूनिट बनाने में 220 यूनिट। हम लोग निकाल रहे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक कितना है कैसे पता चलेगा, 220 यूनिट बनाया 160 बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा 60, ठीक है। और यहां से भी हम लोग पता कर सकते हैं, ये देखो 160 सेल है, प्रोडक्शन कर रहे हैं 220, तो बाकी क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक कितना 60 यूनिट। अब इसके बेसिस पे जितना आ रहा है उतना लिखना पड़ेगा, कितना हो गया
60,000। अब इसको हमें क्या करना होता है, लेस। क्यों लेस करने से तभी तो पता चलेगा कितना हम लोगों ने बेचा है। तो लेस करने से क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेस करके देखो 220 से 60,000 कितना आएगा, 1,60,000 आ गया। अच्छा अब इसमें क्या ऐड करना है, ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में ना ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया नहीं है, तो हम लोग नहीं ऐड करेंगे, नहीं दिया है तो कौन सा ऐड करेंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐड करो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का दोनों ही ऐड होगा, वेरिएबल वाला भी ऐड होगा, फिक्स्ड वाला भी ऐड होगा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा देख लो कौन सा वाला पहले लोगे, वेरिएबल वाला दिया हुआ है। देखो 160 है, कितने यूनिट का, 400 यूनिट का। तो एक एक यूनिट का कितना होगा, 400 ही होगा शायद, देखो तो डिवाइड करके 400 हो रहा है ना, 400 करके होता है। और 400 का हम लोग कितने पे लगाएंगे, एट द रेट ऑफ 400 हम लोग कितने यूनिट पे लगाएंगे, बोल सकते हो। 160 पे ही लगाएंगे, जितना बेचते हैं उस पे ही एडवर्टाइजमेंट का खर्चा या सेलिंग कमीशन वगैरह का खर्चा कैलकुलेट होता है, ठीक है। प्रोडक्शन का खर्चा कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और सेलिंग का खर्चा कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना बेच रहे हैं उतने पे ही एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मान लो या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अप्लाई होता है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हमेशा सोल्ड यूनिट पे होता है। तो 160 यूनिट है सोल्ड इनटू जितना करके हम लोग का आया एट द रेट ऑफ 400, तो कितना हो जाएगा 64,000, ठीक है 64,000। और इसके बाद हम लोग फिक्स्ड वाला भी लगाएंगे, फिक्स्ड वाला लगा लेते हैं। तो हम पीछे कर रहे हैं, मेरा यहाँ पर जगह नहीं, देखो ये वाला लिख ली हो यहाँ तक। अब फिक्स्ड वाला लगाएंगे, फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये वेरिएबल वाला हो गया। अब ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और ये कौन सा वाला हो रहा है, फिक्स्ड वाला। फिक्स्ड वाला कैसे निकालोगे, देखो 2,40,000 है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये पूरे 1 ईयर के लिए है, क्योंकि हमारा तो बजटेड और जो एक्चुअल है वो दोनों ही सेम है, ऐसा क्वेश्चन बता दिया है। तो 2,40,000 पूरे 1 ईयर के लिए है, ठीक है। तो फिर हम लोग को यहाँ पर एक क्वार्टर का निकालना पड़ेगा, तो 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000, ठीक है। अच्छा अब ये सब ऐड करने से मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो हम लोग बेच रहे हैं उसका कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लग जाता है तो उसका नाम हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा क्योंकि अब ये पूरा सेल करने के लायक हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी तो कस्टमर से रिकवर करेंगे ना। तो 160 प्लस 64 और प्लस 60 कितना होता है, देखो कितना होता है 2,84,000, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और अगर कोई ओवर या अंडर एब्सॉर्प्शन है तो वो भी हमें पीएल में चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, हमारा कोई लॉस या प्रॉफिट है तो इस बार हम लोग का क्या हुआ है, हम लोगों ने ओवर एब्सॉर्प्शन कर दिया है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लेस करो ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, कितना ओवर एब्सॉर्प्शन हुआ है वो पॉइंट नंबर बी आंसर में देखोगे तो दिख जाएगा 4,000 का। तो 4,000 कर दो लेस। देखो ओवर एब्जॉर्प्शन होने से लेस क्यों होता है, अंडर एब्जॉर्प्शन होने से ऐड क्यों होता है। अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब मैंने खर्चा कम लगाया तो अब उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर ज्यादा लगाया तो कॉस्ट को कम करना पड़ेगा ना, तो माइनस कर दो, कितना आ रहा है 2,80,000, ठीक है 2,80,000। ये हम इधर लिख रहे हैं 2,80,000, क्योंकि अगर तुम लोग मेरे जैसे लिख रहे हो तो देखना सेल्स मैंने इधर बाहर साइड लिखा है, तो 3,20,000 से अब ये माइनस कर दो तो तुम लोग को मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, माइनस कर दो प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो प्रॉफिट कितना होता है 3,60,000 सॉरी 3,20,000 माइनस 2,80,000 कितना होगा
40,000, ठीक है। तो इसमें हम लोग का आ गया प्रॉफिट 40,000। अब हमें सेम चीज मार्जिनल कॉस्टिंग में करना है, मतलब सेम तो नहीं होगा, मतलब टेक्निक सेम नहीं होगा, इसी फॉर्मेट में करेंगे। और वहां पर हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल लेंगे, फिक्स नहीं लेंगे, ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रख के करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम कंपेयर करके भी समझा देंगे और भी कि डिफरेंस कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट निकालो प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये हम लोग का पहला निकल गया पॉइंट नंबर सी। अब हम लोग पॉइंट डी करेंगे, डी, ठीक है। प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो सेल्स में क्या कोई चेंज होगा? मुझे पहले बोलो, एब्जॉर्प्शन में जो लिखे हो वही सेल्स में लिखना पड़ेगा, चेंज तो कुछ नहीं होगा। तो देख देख के सेल्स लिख लो। सेल्स 160 यूनिट बेचा है हम लोगों ने एट द रेट ऑफ 2000 करके। 2000 कैसे मिलेगा? वो जैसे कैलकुलेट किया था सेम तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3,20,000। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से लेस करेंगे हम लोगों का प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन ओनली कौन सा वाला? वेरिएबल वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था? लेस प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ पर लिखो लेस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। लेस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल वाला लेंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, अब बोलो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में हम लोग का कौन सा डेटा आएगा? तुम लोग एब्जॉर्प्शन वाला देख के लिखो, सिर्फ ये 1,76,000 वाला आएगा, नीचे वाला नहीं आएगा। तो वहां से देख देख के लिख दो, दोबारा क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 220 यूनिट का हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है, और एट द रेट ऑफ 800 करके हम लोग का हो जा रहा है 1,76,000, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इसमें फिक्स्ड वाला नहीं आएगा, तो इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे? डायरेक्टली कहां पर जाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अब लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोगों ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है? 220 यूनिट प्रोड्यूस किया है, और मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से 220 यूनिट प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना हुआ है? 1,76,000। तो एक यूनिट का कितना होगा? डिवाइडेड बाय 220। और हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 220 यूनिट बनाया, 160 यूनिट सेल हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक सेम वही 60 यूनिट रहेगा। और इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का डेटा आ जाएगा। कितना आ रहा है देख, कितना आ रहा है? 48,000। ये माइनस कर देते हैं, करने के बाद हम लोग के पास आ जाएगा COGS, कॉस्ट ऑफ, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ हाँ गुड्स सोल्ड 1,28,000। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ब्रैकेट में भी चाहो तो वेरिएबल लिख सकते हो, आगे भी वेरिएबल ऐड कर सकते हो, दोनों प्रेजेंटेशन चलता है। अब माइनस कर दो यहाँ से, कितना आ जाएगा? 1,28,000, ठीक है। अब क्या करेंगे? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, लेकिन वेरिएबल वाला। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वेरिएबल वाला कितना हो जाएगा? वेरिएबल वाला देखो कितना यूनिट सेल हो रहा है? 160 यूनिट एट द रेट ऑफ कितना करके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है? 400, ठीक है। तो 160 इंटू 400, क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सिर्फ सोल्ड यूनिट पे लगाना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? वही 64,000। अच्छा, तो ऐड करने से आ जाता है 1,92,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स, ब्रैकेट में वेरिएबल या फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो। कितना आ जाएगा? 1,92,000। देखो 1,92,000 तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? सेल से इसको माइनस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। हम एक काम करते हैं, इस 1,92,000 को आउटर कॉलम में भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो और कोई कॉस्ट ऐड होने वाला है नहीं मेरा। तो 3,20,000 से 1,92,000 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा?
कंट्रीब्यूशन बोलो, कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 1,28,000 कंट्रीब्यूशन आ गया, 1,28,000। अब क्या करेंगे, यहां से ऑल फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट था, क्वेश्चन में दो ही फिक्स्ड कॉस्ट था, एक प्रोडक्शन वाला था, ये देखो, एक प्रोडक्शन वाला था और एक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला था, ये देखो 160 और 240, ठीक है। तो 160 का कितना लेंगे, वही 140 लेंगे, क्योंकि वो तो पूरे साल का है। हम लोग तो ये स्टेटमेंट जो बना रही है 3 मंथ्स के लिए बना रहे, एक क्वार्टर का। तो प्रोडक्शन का हम लोग का 160 इंटू 1/4 और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का 240 था इंटू 1/4। तो कितना हो जाएगा, 40,000 और ये हो गया 60,000, ठीक है। तो 1,28,000 से 1,00,000 माइनस हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, 28,000। तो 28,000 हम लोग का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो देखो ये दोनों टेक्निक अलग अलग है, दोनों का अपना अपना रेलिवेंसी है। तो अगर हम लोग सेम क्वेश्चन को देखो इस मेथड से कर रहे हैं, तो हम लोग का 28,000 आ रहा है, और यहाँ पर हम लोग का आ रहा है, देखो कितना आया था, 40,000, ठीक है। अब एक चीज बताते हैं, यहाँ पर जो मैंने तुम लोग को नोट्स लिखवाया था, जिसमें मैंने एक पॉइंट बोला था तुम लोग को लास्ट में समझाएंगे, ये देखो, the difference in value of opening and closing stock do not affect unit cost of production। बोल रहा है कि यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो है इम्पैक्ट नहीं करता। यहाँ पर बोला था कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग, अच्छा यहाँ तो ओपनिंग दिया नहीं है, तो हम कैसे समझाए, दूसरे वाले क्वेश्चन में समझाएंगे, ठीक है। ये देखो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक से समझा देते हैं। देखो तुम लोग सिमिलरिटीज ढूंढो, बोलो सेल एक जैसा है दोनों में, तुम लोग देखो पहले सेल्स दोनों में एक जैसा है, ठीक है, दोनों में एक जैसा है। अच्छा, अब ये वेरिएबल कॉस्ट भी दोनों में एक जैसा है, यहाँ पर भी 1,76,000, वहां भी 1,76,000, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पर देखो, यहाँ पर 44,000 दिया था, और यहाँ पर हम लोग का ओवर रिकवरी का लेस हुआ है 4,000। तो 44 और 4 का डिफरेंस करने से कितना आता है, 40,000। और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 40,000 ही आ रहा है, ठीक है। देने का प्रोसेस अलग है, और एक्चुअली डिफरेंस किस वजह से आता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के वजह से, वो हम बता रहे हैं। तो अगर तुम लोग फिक्स्ड ओवरहेड देखोगे तो उसमें भी कोई इंपैक्ट अलग नहीं आ रहा है, इधर 44 और इधर का 4 माइनस करके 40, इधर हम लोगों ने कितना लगाया है, 40 ही लगाया है, बस लगाने का टेक्निक अलग है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, ओपनिंग स्टॉक था नहीं इस क्वेश्चन में, तो हम बता नहीं सकते हैं, इसका चेंजेस दूसरे वाले क्वेश्चन बताएंगे। क्लोजिंग स्टॉक का देखो, यहाँ पर कितना है 60,000, यहाँ पर देखो कितना है 48,000, ये कितने का डिफरेंस हुआ 12,000। और दोनों जगह के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, यहाँ 40 और यहाँ पर 28, कितना होता है 12,000। तो प्रॉफिट का डिफरेंस किस वजह से आया, क्लोजिंग स्टॉक के वजह से। ये समझ में आया, अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो उसके वजह से भी आता है, यहाँ ओपनिंग स्टॉक का इंपैक्ट नहीं। अब क्यों आया, ये तो समझ में आ गया, क्यों क्यों आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। अब क्यों आया वो बताते हैं। जब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक लगा रहे थे, तो हम लोगों ने पर देखो 220 और 60 तो दोनों में एक ही है। जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मार्जिनल में भी तुम लोग को डिवाइड 220 इंटू 60 दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक का जब वैल्यूएशन कर रहे हैं, सेम चीज तुम लोग को एब्जॉर्प्शन में भी दिखेगा, 220 और 60। डिफरेंस क्या है यहाँ का, ये क्या है, वैल्यू है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम लोग 2,20,000 ले रहे हैं, जब हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिक्स्ड प्लस वेरिएबल का टोटल ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ओनली वेरिएबल। उसी के वजह से ही डिफरेंस आ रहा है, उसी के वजह से ही प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तुम लोगों को हम फिर से दिखा देते हैं, मतलब बाकी भी दिखा देते हैं। देखो हम लोगों ने ये देख लिया, नो डिफरेंस, ये देख लिया, मैंने ये वाला भी तुम लोग को बताया 40,000 हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक इसमें था नहीं, क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस आ रहा है, बता दिया। अब ये तो देखो टोटल है, इसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऐसे टोटल आया है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहाँ पर कितना लगा है 64,000, तुम लोग मार्जिनल में देखो कितना लगा है 64,000, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड कितना लगा है 60,000, यहाँ पर भी देखो फिक्स्ड कितना लगा है
60,000 लगा है, ठीक है। इसमें ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये तो यूनिट बेसिस, जितना यूनिट सोल्ड है उसके बेसिस पे होता है ना। तो ये कितना हो गया 60,000। तो डिफरेंस सिर्फ कितने की वजह से आया? 12,000 का ही तो डिफरेंस था, और वो किस वजह से आया? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन के डिफरेंस के वजह से। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्यों डिफर कर गया? क्योंकि एक में वैल्यू हो रहा है फिक्स्ड और जो है वेरिएबल कॉस्ट, दोनों के मिक्स्ड अप के बेसिस पे, और एक पे हो रहा है ओनली वेरिएबल के बेसिस पे, इसीलिए डिफरेंस आ रहा है। अब ये वाला पॉइंट आई होप समझ जाओगे, ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, the difference in the value of opening and closing stock do not affect unit cost of production. The difference in value of opening and closing stock affect the unit cost of production due to impact of related fixed cost. बोल रहा है कि absorption costing method में opening stock और closing stock affect हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट के वजह से, क्योंकि वहां पर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल लिया जाता है, और डिफरेंसेस भी इसी वजह से दिखता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग का आसान था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन दिया था, ऊपर सिर्फ ओपनिंग स्टॉक था नहीं। इससे एक बेटर क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। यहाँ पर काफी सारा चीज हमें ढूंढना पड़ेगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये वाला करके देखेंगे। देखो 17, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, देखो XYZ लिमिटेड हैज ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट्स पर ईयर। नॉर्मल कैपेसिटी कितना बोला है? 90%। तो बोलो कितना यूनिट? अगर टोटल 1,80,000, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 1,80,000 हो जाएगा नॉर्मल प्रोडक्शन। अच्छा, स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 11 पर यूनिट। बोल रहा है कि नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है प्रोडक्शन करने का? 11 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना? 3,60,000 पर ईयर। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आर 3 पर यूनिट एंड फिक्स सेलिंग कॉस्ट 2,70,000 पर ईयर। द यूनिट सेलिंग प्राइस इज 20। मतलब ये सब सेलिंग प्राइस बताए। इन द ईयर जस्ट एंडेड 31 मार्च द प्रोडक्शन वाज 1,60,000 यूनिट। तो हम लोगों का कैपेसिटी कितना है? नॉर्मल कैपेसिटी 180, लेकिन हम लोगों ने प्रोडक्शन कितना किया है? 1,60,000। एंड सेल्स कितना किया है? 1,50,000। तो मुझे बोलो कि हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 10,000, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेकिन बोल रहा है 20,000। ये कैसे पॉसिबल है? नॉर्मली हाँ, यहाँ पर क्लोजिंग बता दिया है 20। अब वही हम बोल रहे हैं कि 20 तो नहीं आ रहा है। अगर देखते हैं कि 160 प्रोड्यूस किया है, 150 सेल किया है, तो क्लोजिंग में मेरा रहना कितना चाहिए? 10। लेकिन रह कितना रहा है? 20। ये कैसे पॉसिबल है? पहले से कोई यूनिट था होगा, मतलब ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का होगा? ओपनिंग स्टॉक 10,000 का होगा। तो वो ओपनिंग स्टॉक का कुछ यूनिट और करंट प्रोडक्शन का कुछ यूनिट मिलके क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ है? 20,000। द एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर कितना बोला है? 35,000 हायर देन द स्टैंडर्ड। मतलब इन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, उससे 35,000 एक्चुअली प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोगों का ज्यादा लगा है, ठीक है। अब हम लोग को करने क्या बोला है? बोल रहा है कि प्रॉफिट निकालो एब्जॉर्प्शन मेथड से और मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से, और दोनों का डिफरेंस बताओ। इसमें हम लोग करेंगे रिकंसिलिएशन। जैसे तुम लोग अकाउंट्स में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते हो, वैसे यहाँ पर हम लोग ये डिफरेंस बताने के लिए रिकंसिलिएशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक पॉइंट करते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो प्रॉफिट एज पर, और एक एक पॉइंट हम फिर से पढ़ के बता देंगे क्या क्या लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन मेथड। एब्जॉर्प्शन मेथड। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स। अच्छा, कितना यूनिट सेल हुआ है क्वेश्चन में? देखो 160 यूनिट एंड सेल्स 1,50,000 बोल दिया है। तो पहले यूनिट लिख लेते हैं, 1,50,000 यूनिट। और कितना करके सेल होगा? यहाँ पर बताया था, देखो सेलिंग प्राइस इज 20, ठीक है। तो इनटू क्या कर देंगे? 20। तो कितना आ जाएगा? 30 लाख। अच्छा,
अब यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे, हर तरीके का प्रोडक्शन कॉस्ट ले सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बोला है 11 पर यूनिट करके यहाँ, और फिक्स्ड बोला है 3,60,000। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं यहाँ पर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, कितना बोला है देखो, 11 रुपीज बोला है, 11 पर यूनिट करके। हम लोगों ने प्रोडक्शन कितना यूनिट किया है 160, तो लिखेंगे पहले 1,60,000 इंटू 11। लेकिन इसके बाद भी हमें एक डेटा दिया था, ये तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड बेसिस पे किया क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड बता दिया है, और साथ ही साथ ये बताया है कि एक्चुअली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर 35,000 हायर देन द स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड से तो इतना आ रहा है, लेकिन उससे भी कितना ज्यादा हुआ है 35,000, तो हम लोग को यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा 35,000, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसा बताया है। तो अब इसका कैलकुलेशन करके देखो कितना होता है। वन लैख 60 इंटू 11 प्लस 35, 17,95,000। ठीक है, ये आ रहा है 17,95,000। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो भी लिखना चाहो। अब इसको कैसे लगाते हैं, इसको हम लोग प्रीवियसली जो एस्टिमेटेड यूनिट होता है हमेशा उसी बेसिस पे लगाते हैं। कितने यूनिट पे लगेगा वो हमें पता है, 1,60,000 यूनिट पे लगेगा। अब प्री डिटरमाइंड रेट निकालेंगे, जैसे उस क्वेश्चन में हमें अलग से निकालने बोला था तो हम लोगों ने निकाल लिया था। यहाँ पर हम लोग प्री डिटरमाइंड यूनिट पहले चेक करेंगे कितना होगा। अच्छा देखो, यहाँ पर बोला था कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना होता है, कितना हुआ है 3,60,000। अच्छा, ये जो है ये नॉर्मली कितने यूनिट के लिए, बजटेड यूनिट कितना है हम लोग का, नॉर्मल कैपेसिटी बजटेड यूनिट होता है तो 2 लाख का 90%, तो कितना होगा 1,80,000। तो 3,60,000 का जो खर्चा है वो कितने यूनिट के लिए हम लोगों ने सोच रखा है 1,80,000, तो पर यूनिट का कितना होगा 2 पर यूनिट। ये हम लोग का क्या हो गया एब्जॉर्प्शन रेट, जैसे हम लोगों ने वहां पर एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था कि 3,60,000 का जो पर ईयर का फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है। जैसे मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे लग रहा है कि पिछले मंथ इतना आया था, इस बार भी उतना आएगा, तो इनका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 3,60,000। लेकिन ये कितने यूनिट के लिए है, हमेशा बजटेड यानी नॉर्मल कैपेसिटी 180 यूनिट के लिए है, तो ₹2 पर यूनिट करके है। तो हम लोग को कितना लगाना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन रेट ₹2 पर यूनिट करके लगाना पड़ेगा, इनटू यहाँ पर क्या करेंगे 2, तो देखो कितना आएगा। और इसको चाहो तो तुम लोग लिख लो, ये जो मतलब वर्किंग नोट बना के लिख लो, कितना हो जाएगा 3,20,000। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों को ऐड करने से, अच्छा इसको ना हम ऐसे लाइन लगा देते, मैंने गलती से इसके नीचे नीचे लिख दिया है, ये दोनों को ऐड करने से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो कितना आएगा, 21 लाख। अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 21,15,000। ठीक है, अच्छा अब यहां से क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे ऐड करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे लेस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है, हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया ना, ऐड करो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन हम समझाते हैं कैसे होगा। अच्छा, कितना सारा ओपनिंग स्टॉक है ये भी मैंने तुम लोग को दिखा, 10,000। कैसे करके कैलकुलेट करेंगे ये देखो, हाँ प्रोडक्शन किया है 160। ठीक है, अच्छा और हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है बोल रहा है 20,000, और हम लोगों ने सोल्ड कर दिया है कितना 150। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास तो 10,000 का स्टॉक होना चाहिए था, इसका मतलब मेरे पास ओपनिंग में कितना पड़ा है 10,000, तो मुझे वैल्यू कितने यूनिट का करना पड़ेगा 10,000 यूनिट का मुझे वैल्यू करना पड़ेगा। अब उसका वैल्यू हम कैसे करेंगे वो मुझे सोचना पड़ेगा। तो देखो उसका वैल्यू मुझे कुछ बोला नहीं है, तो हम कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरा स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है कि हमेशा मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है 11 होता है, और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना होता है, अभी मैंने निकाला एब्जॉर्प्शन रेट कितना था
₹2, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो यहाँ पर मेरा फिक्स्ड वाला पार्ट भी आएगा, वेरिएबल वाला पार्ट भी तो आएगा ना। प्रीवियस ईयर में भी तो हम लोगों ने जब प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट किया था एब्जॉर्प्शन बेसिस पे, तो वहां फिक्स्ड भी लिया था, वेरिएबल भी लिया था। तो वेरिएबल पोर्शन कितना है 11, और फिक्स्ड पोर्शन अभी अभी निकाला था एब्जॉर्प्शन रेट 2, यानी कितने से वैल्यू करना पड़ेगा, ₹13 से वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, ₹13 से वैल्यू करना पड़ेगा, तो लिखो ₹13 का रेट के अकॉर्डिंग वैल्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 10,000 इंटू कितना हो जाएगा 13, तो कितना हो जाएगा 1,30,000, और लेस क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करोगे, क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट है 20,000, और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कैसे वैल्यू करेंगे, देखो हम लोगों ने कितना यूनिट प्रोडक्शन किया है 160, जिसका खर्चा कितना हुआ है 21,15,000, तो एक एक यूनिट का खर्चा कितना होगा 21,15,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000, ये एक एक यूनिट का होगा, और हम लोग को 20,000 का निकालना पड़ेगा जो कि हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है। कितना हो जाएगा चेक करो, 375। अच्छा ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस होने के बाद देखो कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। $620। अच्छा ये मुझे बता सकते हो ये कितने यूनिट का कॉस्ट आया 60 या 1,50,000? हाँ ओपनिंग स्टॉक तो ऐड किए, क्लोजिंग स्टॉक लेस किए, टोटल यूनिट कितना था 160। 160 में कितना ऐड किए 10, तो कितना हुआ 170, और उसमें से कितना लेस कर रहे हैं 20, तो कितना होता है 150, क्योंकि इतना ही तो हम लोगों ने बेचा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये कितने यूनिट का आया 1,50,000 यूनिट्स का। समझने के लिए ये लिख लो। अच्छा अब ऐड क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस है क्वेश्चन में, तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, और फिक्स्ड वाला भी करेंगे। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है देखते हैं, देखो सेलिंग एक्सपेंसेस बोला था ₹3 पर यूनिट करके, कितना यूनिट सेल कर रहा है 150, 150 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4,50,000, और फिक्स्ड वाला फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस एक फिक्स्ड भी बोल रखा है, देखो कितना बोला है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो फिक्स्ड बोल रखा है 2,70,000, ये देखो, तो इसका हम लोग लिख लेते हैं 2,70,000, ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना आ रहा है देखो 19,80,625 प्लस ये दोनों डेटा, कितना आ रहा है 27,625, देखो तो 19,80,625 प्लस 4,50,000 प्लस 2,70,000, 27,620। क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हमारा कोई अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं हम लोगों ने, ये सिर्फ प्रोडक्शन के केस में होता है, देखो हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड हम लोगों ने कितना एब्जॉर्ब करवाया 3,20,000, लेकिन हम लोग का खर्चा कितना होता है 3,60,000, या तो पूरे 1 ईयर का ही हो रहा है, तो हम लोगों का खर्चा 3,60,000 का होता है, लेकिन हम लोगों ने एब्जॉर्ब कितना करवाया 3,20,000, तो 40,000 का हम लोग का 40 हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस, हाँ तो 40,000 का हम लोग का क्या हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन कैसे निकाला हम लोगों ने 3,60,000 माइनस 3,20,000, हम लोगों ने इतना करके चार्ज किया जबकि खर्चा इतना हुआ है, तो अब इसको प्रोडक्ट के कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा 40,000 को यहाँ पर, देखो कितना होता है
अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। अंडर एब्जॉर्प्शन में क्या करोगे, देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, चेक करो। ओवर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, माइनस। अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है तो क्या करेंगे। अच्छा, ये अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ कि ओवर एब्जॉर्प्शन, कितना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो देखो कितना हो रहा है। कितना आ रहा है, 27,40,625, ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट निकाल लो, अब सेल से उसको माइनस करने से नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, नेट प्रॉफिट आएगा सेल्स माइनस ये वाला करना पड़ेगा। मेरा सेल्स पीछे लिखा हुआ है, सेल्स कितना आया था, 30 लाख। 30 लाख माइनस 27,40,625, मैंने ऐसे लिख दिया, तुम लोग का जगह है तो उधर लिख लो। 75, 2,59,375, ये हम लोग का आ गया है नेट प्रॉफिट एज पर मार्जिनल, सॉरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब मार्जिनल का निकालते, मार्जिनल बेसिस। अच्छा, क्या क्या डिफरेंस होगा यहीं से चेक करते जाओ, क्या सेल्स में कोई डिफरेंस होगा, नहीं। 1,50,000 यूनिट हम लोगों ने सेल किया है, पर यूनिट 20 करके, यानी ये हम लोग का 30 लाख का 30 लाख ही रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे लेकिन वेरिएबल लेंगे, तो हम यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट और ब्रैकेट में लिख देते हैं वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो बार बार नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, वेरिएबल में क्या, कौन सा वाला लेंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। और वो कितना होगा, तुम लोग पीछे वाला स्टेटमेंट देख के भी लिख सकते हो, जो वेरिएबल पोर्शन है उसे ले लेना है। 11 रुपीज करके था, ठीक है, हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है 1,60,000 यूनिट, लेकिन उसमें हम लोग का हायर हुआ है 35,000 ज्यादा, तो फिर वो ऐड करने के बाद हम लोग का जितना डेटा आया था उतना लिखना पड़ेगा। 17,95,000 हुआ था, ठीक है, ये हो गया वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो देखो सिर्फ वेरिएबल वाला लेंगे, फिक्स नहीं लेना पड़ेगा। और उसके बाद डायरेक्ट चले जाएंगे ओपनिंग स्टॉक को ऐड करने के लिए और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू करेंगे तो यूनिट तो वही रहेगा 10,000, लेकिन यूनिट पर यूनिट कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ वेरिएबल वाला। तो उस बार हम लोगों ने कितने से ऐड किया था, 13, 11 रुपीज वेरिएबल और 2 रुपीज जो हम लोग का फिक्स था, अभी सिर्फ और सिर्फ कितने से होगा, 11 से होगा। तो कितना हो जाएगा, 1,10,000, ठीक है। अब माइनस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, यहां भी हमें ध्यान रखना है क्लोजिंग स्टॉक को कैसे करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो, हम लोगों का प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल वाला कितना आया है, 17,95,000, ठीक है। ये तो प्रीवियस वाला है, इसको थोड़ी ना लेना है, 17,95,000। और ये कितने यूनिट के लिए, 1,60,000 यूनिट के लिए है, और क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है, 20,000। अब इसका वैल्यूएशन करने से पता चलेगा कितना आएगा। देख लो कितना आ रहा है, 8 से डिवाइड कर दो ना, 17,95,000 को, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो जा रहा है। 2,24,375, अब ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो आएगा सीओजीएस। तो देखो हम लोगों ने 17,95,000 का प्रोडक्शन किया है, और हम लोग के पास 1,10,000 का स्टॉक पहले से अवेलेबल था, और क्लोजिंग में चला गया 22,4375, तो ये बन रहा है 16,80,625, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन, ठीक है, वेरिएबल पोर्शन कितना होगा, हम लोग पीछे से देख के लिख सकते हैं, ये 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000, 1,50,000 इंटू 3,
4,50,000। अच्छा ये आ जाएगा 4,50,000 ऐड कर लेते हैं, ये आ रहा है मेरा 21,30,625। 21,30,625 इसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है, आउटर में। तो मुझे कंट्रीब्यूशन, इसका फॉर्मेट वैसे होता है ना, तो वैसे लिखेंगे 21,30,625। मैंने ये सेल्स के नीचे नीचे लिख दिया। ये हम लोग का आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और कैसे आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब सारे वेरिएबल खर्चे हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिए। लेस करने से क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? माइनस कर दो इससे 30 लाख। 8,69,375। 8,69,375 कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? ऑल फिक्स्ड कॉस्ट लेस करना पड़ेगा, तो जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको लेस करना। कंट्रीब्यूशन हो गया, अब लेस करो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या था? प्रोडक्शन था और सेलिंग था। लेस करते हैं प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट और सेलिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 3,60,000 और सेलिंग वाला है 2,70,000, तो लिखेंगे 3,60,000 और यहाँ पर 2,70,000। अब लेस करके देखेंगे कितना आ रहा है। इसमें से लेस करने से प्रॉफिट आ जाएगा, तो देख लेते हैं। 8,69,375, 3,60,000 और 270, 2,39,375, 2,39,375। ये हम लोग का आ गया है नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस का रीजन हमें बोला था, यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोला है, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द प्रॉफिट। अगर ये हमें बोल दे तो हम लोग जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे वैसे इसको रिकंसाइल करेंगे कि क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन का, यहाँ पर रीजन फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट। डिफरेंस इन प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करते हैं ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं, एक एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एज पर बैंक बैलेंस या फिर कैश बुक या पासबुक, कुछ भी एक होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे, पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे। हम लिखते हैं पहले प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लिख लेते हैं। अगर तुम लोग मार्जिनल भी लिखते हो तो भी चलेगा। अगर एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करोगे तो मार्जिनल तक पहुंचेंगे, और मार्जिनल से स्टार्ट करेंगे तो एब्जॉर्प्शन तक पहुंचेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट कितना आया था? 2,59,375। 2,59,375, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना है क्या क्या चेंजेस है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो सेल में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर देखो फिक्स्ड ओवरहेड में भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर 3,20,000 लगा है और यहाँ पर हम लोगों ने अंडर एब्जॉर्प्शन 40,000 लगा के 360 कर दिया। और अगर तुम लोग मार्जिनल में भी देखोगे तो 360 ही लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब नो डिफरेंस इन सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड, ये टोटल है, इससे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग इंडिविजुअली कंपेयर कर पाएंगे ना। फिर यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक, इसमें डिफरेंस दिखेगा कितना है? 1,30,000 और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आ रहा था? 120। क्यों डिफरेंस आया? वहां पर फिक्स्ड कॉस्ट को लिया था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लिया गया है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या आ गया? ओपनिंग स्टॉक में। तो यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक अच्छा, अब यहाँ पर लिखे कैसे? मतलब एक जन का देखो, हम लोग अगर देखे तो एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक कितना है, मुझे दो डेटा बताओ, हम फिर यहाँ पर बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन के हिसाब से ओपनिंग डेटा कितना है और मार्जिनल के हिसाब से कितना है, बोलो। हाँ, और मार्जिनल के हिसाब से 1,10,000 है ना। 10,000 into 11 हुआ था 1,10,000। अच्छा, अब मुझे बोलो कि
कि अगर हम लोग किसी एक पॉइंट को लेके तो चल रहे हैं ना, हम लोग कौन से पॉइंट को लेके चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, लेकिन हम लोग पहुंचना कहाँ चाहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो हमें हर एक चीज मार्जिनल के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो ऐड होगा कि लेस होगा डिफरेंस, वो समझने के लिए हमें ऑपोजिट वे में सोचना पड़ेगा। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एब्जॉर्प्शन है तो हम कैसे सोचेंगे, मार्जिनल। ये ट्रिक है, आसानी से याद होगा, मार्जिनल के हिसाब से सोचेंगे। अब बोलो, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से अगर देखें तो मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या हो रहा है, ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, मतलब कम है कि ज्यादा है, कम है। मार्जिनल कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक कम है। अब यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे, हम लैंग्वेज के लिए समझा रहे हैं। पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन मार्जिनल कॉस्टिंग, ऐसे लिखो, अंडर वैल्यूड इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ये हम लोग सिर्फ तभी लिख सकते हैं अगर हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखा है, हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर मार्जिनल रखते तो सोचते कैसे, एब्जॉर्प्शन की तरह। तो एब्जॉर्प्शन की तरह अगर सोचते तो बोलते ओवर वैल्यू, क्योंकि इसका 130 था, इसका 110 था। समझ में आया दोनों का डिफरेंस। हम फिर से बोलते हैं, देखो, एब्जॉर्प्शन के स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे तो मार्जिनल की तरह सोचेंगे, मार्जिनल को स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे तो एब्जॉर्प्शन की तरह सोचेंगे। तो अगर एब्जॉर्प्शन की तरह सोचते तो ओवर की जगह अंडर लिखना पड़ता। अब बात यह है कि मुझे इस डिफरेंस को ऐड करना चाहिए या लेस। पहले डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, 130 माइनस 1,10,000, तो कितना हो गया, 20,000। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक जो है, मैंने क्या बोला, मेरा ओपनिंग स्टॉक कम दिख रहा है, हम इस हिसाब से जज कर रहे हैं। तो अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक कम दिख रहा है तो मेरा प्रॉफिट कैसे दिखेगा, कम या ज्यादा, कैसे पता करेंगे। देखो, एक सिंपल ट्रेडिंग बनाओ। यहाँ पर मैंने रखा 100, यहाँ रखा 120, तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट आ गया, 20। मान लो कि ये 100 ओपनिंग स्टॉक है, इधर 120 रखा, इधर 90 रखा, तो इधर कितना आएगा, 30। ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक मेरा अगर कम हो गया तो प्रॉफिट मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। और ओपनिंग स्टॉक अगर मेरा ज्यादा है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो रखा है, कम हो रखा है। कहाँ कम हो रखा है, मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड पर करना है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग के सिस्टम में लिखेंगे और सोचेंगे भी मार्जिनल कॉस्टिंग की तरह। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम दिख रहा है तो हम लोग उसके प्रॉफिट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ताकि हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट पता चले। अच्छा, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस। बाकी देखो कोई डिफरेंस नहीं था, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस दिखेगा। बाकी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब एज इट इज है। तो क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस कितना है, इसमें है 2,64,375 और इसमें है 224,375। पहले लिख के दिखा देते, 2,74,375। एक बार देख लेते हैं, 2,74,375 और ये कितना हो रहा है, 2,24,375। ठीक है। तो मार्जिनल के हिसाब से सोचो, ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, 264 और 224। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। और डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे कितना कितना हो रहा है, 264 माइनस 224,375, तो कितना आ रहा है, 40,000। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है 40,000। अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन कैसे होता है, कैसे समझेंगे। फिर से यहाँ पर तुम लोग एक ट्रेडिंग बना सकते हो। ये देखो, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक रख दिया, यहाँ 100, कितना आ गया, 20। अब क्लोजिंग स्टॉक को मान लो ये क्लोजिंग स्टॉक है, हम इसको कर लेते 140 और यहाँ पर 100 फिक्स्ड ही रखेंगे, नहीं तो चेंजेस नहीं बता सकते। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा कम रखा है मैंने इसके कंपैरिजन में, तो प्रॉफिट भी मेरा क्या होगा,
कम होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या होता है, रिवर्सली रिलेटेड होता है। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या हो गया होगा, क्योंकि कम है तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम हो गया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पर घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। वहां पर तो हम लोग का प्रॉफिट क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -20, -20 करने से कितना आएगा, 2,29,000 शायद आएगा, 29 की 39, 39 आ रहा है, 2,39,375, ठीक है, 2,39,375। देखो हम लोग को ये याद रखना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए, ये एग्जांपल से तुम लोग कभी भी क्वेश्चन में जो है ये समझ सकते हो अगर भूल जाते हो कि ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का मेरा रिलेशन कैसा है। ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का देखो रिवर्स रिलेशन है, ठीक है, ये शायद मैंने समझाते हुए कुछ बोला था। देखो ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या होता है, रिवर्स, और क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या होता है, प्रोपोर्शनेट। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा, ओपनिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रोपोर्शनेट होता है, और दोनों ही केस में हम लोग का ओपनिंग स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूएशन, दोनों स्टॉक की हम लोग का अंडर वैल्यूएशन है, ठीक है। तो अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है तो मेरा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, ज्यादा, ठीक है। और मेरा क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूएशन है तो प्रॉफिट भी मेरा क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा। तो मुझे अगर मार्जिनल कॉस्ट तक पहुंचना है एब्जॉर्प्शन से, तो मुझे एब्जॉर्प्शन में क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो देखो मुझे पहुंचना है मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में, हम लोग पहुंच गए, और ट्रीटमेंट कैसा किया हम लोगों ने ये देखा कि मेरा ओपनिंग स्टॉक कम था, अंडर वैल्यूड था, किसमें, मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट क्या हो रखा था, बड़ा हुआ था। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल की तरह सोच रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और देखो हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड है, तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस, ताकि हम मार्जिनल तक पहुंच पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, ये देखो मैच हो गया, 2,39,375। तो डिफरेंस का रीजन बस यही होता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का, बाकी कुछ भी डिफरेंस का रीजन नहीं होता है दोनों टेक्निक में। अब दोनों टेक्निक का अपना अपना रीजन है यूज करने का, तो इसीलिए वो यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग का देखो ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो एक वो ब्रेक इवन चार्ट वाला है वो 2 मिनट लगेगा, बता देंगे ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन था, तो वो हम सोल्यूशन से ही बता देंगे कैसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ तो आता नहीं, एक बार दिखा देंगे, तुम लोग को पता भी होगा इकोनॉमिक्स में भी सेम ड्रॉ रहता है, टोटल कॉस्ट कर्व, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, और उसके साथ जो है कुछ एमसीक्यूज है और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग उसमें शायद 1 घंटा लगेगा, वो जितना भी है, तो हम लोग का वो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ये कंप्लीटेड ही है, बस वो छोटा मोटा चीज बाकी है वो हम बता दें, ठीक है। फिर आज इतना ही कर